बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम 11th बायो में चैप्टर 6 किंगडम प्रोटिस्टा के मेजर ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा के 3 मेजर ग्रुप्स हैं। एक आपके पास थे एनिमल लाइक प्रोटोजोआ, जिन्हें हम कल स्टार्ट कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह इसे कंप्लीट करेंगे। सेकंड हमारे पास था एलजी प्लांट लाइक, इन्हें भी आज ही हमने स्टार्ट करना है। और थर्ड पे हमारे पास थे फंजाई लाइक। ठीक, कल जहां हमने छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास जो एनिमल लाइक प्रोटोजोआ ग्रुप था उसके भी फर्दर 4 सब ग्रुप्स थे, जिनमें से 3 हमने पढ़े। आज हम 4th ग्रुप मेस्टिगोफोरा को स्टडी करेंगे। मेस्टिगोफोरा का जो कॉमन नेम है इट इज फ्लैजिलेट्स। आपने कॉमन नेम याद करने एमसीक्यूज के लिए। इन्हें फ्लैजिलेट्स इसलिए कहते हैं, इनमें जो लोकोमोशन का तरीका है उसमें ये कम से कम एक या एक से ज्यादा फ्लैजेला को यूज करते हैं। फ्लैजेला क्या होते हैं, हमने बैक्टीरिया का जब स्ट्रक्चर पढ़ा वहां देखा था। फ्लैजेला हमारे पास विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बारीक से स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को प्रोपेल करते हैं, मूव करते हैं लिक्विड मीडियम से। अब जू फ्लैजिलेट्स जो है वो मेस्टिगोफोरा की ही एग्जाम्पल है। जू फ्लैजिलेट्स आपके पास वो फ्लैजिलेट्स हैं जो कि यूनिसेलुलर है और हेट्रोट्रॉफिक है, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड खुद नहीं बनता। होंगे यूनिसेलुलर, हेट्रोट्रॉफ होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि फ्लैजिलेट्स हैं तो इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला है। नीचे हमने कुछ एग्जांपल दी हैं, बस इन्हें हमने पढ़ना है, याद रखना है। हेट्रोनीमा ये एक फ्री लिविंग जू फ्लैजिलेट है। इसी तरह ट्राइपैनोसोमा है और ग्यार्डिया है, ये पैरासिटिक है। ट्राइकोनिम्फा जो है ये सिम्बायोटिक है, ठीक है। सिम्बायोटिक से मुराद ये है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बना के रहता है। और इंटरेस्टिंग बात है, ये एसोसिएशन किसके साथ बनाता है? टर्माइट्स, जिन्हें आप दीमक कहते हो। अब हम सबको पता है कि दीमक बड़ी खतरनाक होती है। ये क्या करती है, हमारी वुड को डैमेज करती है, खाती है। और पता है ये कैसे खा पाती है कि इस टर्माइट की गट में, इंटेस्टाइन में ट्राइकोनिम्फा पड़ा हुआ है। ये ट्राइकोनिम्फा है जो असल में टर्माइट को वुड डाइजेस्ट करने में मदद देता है, इसीलिए टर्माइट वुड को खाती है। तो असल में टर्माइट ही नहीं, ये भी मुजरिम है जो हमारे घर फर्नीचर डिस्ट्रॉय करता है। ठीक हो गया। आगे आपके पास एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा। कहता है ट्राइपैनोसोमा ब्लड में होता है, ठीक है, और ये वहां पे डिजीज कॉज करता है। उस डिजीज का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये आपके पास सारी एग्जांपल्स जो हैं, सिनेरियोस जो हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ट्राइपैनोसोमा क्या करवा रहा है या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन करवा रहा है, तो ये आपने याद रखने हैं। नाम से आइडिया हो रहा है कि फर्स्ट टाइम अफ्रीकन पीपल में हमें ये डिस्कवर हुई, इसलिए नाम में अफ्रीकन आ गया। खुद देख लो क्या होता होगा उनके साथ। बहुत सारी सिम्टम्स में से एक नुमाया सिम्टम थी, इन लोगों को नींद नहीं आती थी जब ये इन्फेक्ट करता था। लास्ट पे है ग्यार्डिया। ग्यार्डिया कहता है ये अपने होस्ट की इंटेस्टाइन में रहता है और वहां पे इन्फ्लेमेशन करवाता है, सूजन करवाता है, डायरिया करवाता है और एब्डोमिनल पेन करवाता है। ये नुमाया इलामात है, इसके अलावा और भी इलामात आते हैं। ये देखो, ये एक हमने सिनेरियो एग्जांपल देखी हुई है बस, कि किस तरह से ट्राइकोनिम्फा जो है वो फ्लैजेला की मदद से मूव कर रहा है। ये इसके आगे में, और ये देखो ट्राइपैनोसोमा, ये किस तरह इन्हें अपने फ्लैजेला को विप करेगा, ये जो इसके पार्ट्स हैं, और इसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट होगी। ठीक हो गया। ये कुछ डायग्राम्स हैं जो हमारी बुक यूज कर रही है। अब हम आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के सेकंड ग्रुप के ऊपर, विच इज एल्जी, जो कि प्लांट लाइक होते हैं। क्यों, अभी देख लेते हैं। कहते हैं ये आपके पास एक डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का, जो बुनियादी तौर पे इक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। कहते हैं बेशक बुनियादी तौर पे इक्वेटिक एनवायरनमेंट में, लेकिन हम इन्हें बाज औक़ात खुश्की में भी देखते हैं, उस जगह जहां पे पानी ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, ऐसी जगह पे ही रहता है। इनमें जो डाइवर्सिटी है ना, वो यूनिसेलुलर माइक्रोएल्जी से लेकर मल्टी सेलुलर या
फिलामेंट फॉर्म तक है। फिलामेंट फॉर्म कहते हैं जहां पे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर एक फिलामेंट बना देते हैं। ठीक, तो ये इनमें एक डाइवर्सिटी आपको मिलती है। इकोसिस्टम में, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये वहां उस इक्वेटिक इकोसिस्टम का फूड सोर्स है। हमने फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। जब आप बहुत सारी फूड चेन्स को मिला देते हो तो उससे आपके पास फूड वेब बनती है। फूड चेन क्या थी? जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा फूड के तौर पे यूज करता है। लेकिन इस चेन की जो स्टार्ट होती है वो हमेशा किसी प्रोड्यूसर से होती है, चाहे वो खुश्की में प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये एल्जी हैं। ये बुनियादी प्रोड्यूसर्स हैं इकोसिस्टम के, जिन्हें फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, उन्हें फिर आगे से कोई और ऑर्गेनिज्म यूज करता है। ये फिर आपके पास एक फूड चेन बनती है। अगर आप फूड चेन में से इनिशिएटर, प्रोड्यूसर जो बिल्कुल स्टार्ट में है, इन्हें ही निकाल दो तो कहां पे आपके पास फूड चेन रहेगी और लाइफ रहेगी। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। तो डबल डबल अहमियत होगी इनकी कि ये ऑक्सीजन फिर आगे रेस्पिरेशन में, एनर्जी बनाने में यूज होती है। और इनमें क्या है? कहते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास कुछ पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी। इसके अलावा एडिशनल पिगमेंट्स हैं, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोएरिथ्रिन। ये सब क्या करते हैं? इन्हें लाइट एनर्जी कैप्चर करके देते हैं। मैरीन, फ्रेश वाटर, डैम, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ये वो तमाम जगह हैं जहां हमें एल्जी मिलती है। कहते हैं इनकी जो मल्टी सेलुलर बॉडी है ना, आसान, ओवरऑल आसान में अगर आपको समझाऊं, जो इनका पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी है, उसे आप थैलस कहते हो। लिखने में आप कहोगे जो इनकी मल्टी सेलुलर बॉडी है वो थैलस कहलाती है। थैलस क्या होता है अब ये आपने अंडरस्टैंड करना है। थैलस वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई प्रॉपर रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ एल्जी को इतनी एडवांस फॉर्म नहीं है। इसमें सेल लेवल तो है, लेकिन जब स्पेसिफिक सेल्स मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं टिश्यू लेवल वजूद में आता है। इनमें वो प्रॉपर टिश्यू लेवल ही नहीं है। टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन प्रॉपर टिश्यूज या इवन टिश्यूज से ऊपर ऑर्गन लेवल ये इनमें नहीं है। तो ये इतने एडवांस नहीं है। अब ये जो इनकी पूरी बॉडी होती है ना, चाहे उसमें वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि चीजें अब्सॉर्ब करने के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, सपोर्ट देने के लिए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो ट्रू सेंस में रूट, स्टेम, लीफ नहीं होते। ये जो अब आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई वाजिया रूट, लीफ, स्टेम नहीं है, इसी स्ट्रक्चर को हम फिर थैलस कहते हैं। कहते हैं कुछ एल्जी जो है वो बाजुकात मिलते हैं और थ्रेड लाइक, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप फिलामेंट कहते हो। इस फिलामेंट को अगर आप देखो तो ये सेल्स की एक चेन होती है। ठीक है, फिलामेंट बनाने का, चेन की शक्ल में अरेंज होने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करें। ये देखो, ये आपके पास डिफरेंट तरह के थैलस हैं। ये सब इनके थैलस हैं। थैलस क्या है? जो इनकी बॉडी फॉर्म है, ओवरऑल बॉडी है। ठीक है, इसमें कोई नुमाया रूट, स्टेम, लीफ नहीं है। हाँ, उनके मुतबादिल, रूट के मुतबादिल, स्टेम के मुतबादिल या लीफ के मुतबादिल जो इनके पास जैसे भी स्ट्रक्चर्स है ना, हमने उन्हें ये डिफरेंट नाम दिए होते हैं, ब्लेड, स्ट्राइप, रूट फास्ट, ये हम सारे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सैलेंट फीचर्स कहते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं, सिवाय कहता है जो रेड एल्जी है जिसे हम फाइलम रूडोफाइटा कहते हैं। इनके अलावा ना बाकी जितने भी एल्जी के ग्रुप हैं ये अपनी लाइफ साइकिल के किसी ना किसी स्टेज में फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स बनाते हैं। ये आपने हाईलाइट करना है और ये आपके एमसीक्यूज भी है। सिवाय रेड एल्जी के जितने एल्जी है ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान किसी एक स्टेज में ऐसे सेल्स जरूर बनाते हैं जिनके पास फ्लैजेलम हो और वो उसकी मदद से मूव भी कर सके। ठीक है, कहते हैं एल्जी जो हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं और इनका जो जाइगोट होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो वो अनप्रोटेक्टेड होता है क्योंकि सेक्स ऑर्गन ही बेचारे यूनिसेलुलर हैं, वो क्या प्रोटेक्शन देंगे। तो इनमें जो जाइगोट बनता है उसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट एल्जी प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती और ना ही आप इनमें एम्ब्रियो स्टेज देखते हो, इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता। ये जो चीज है ना, एक तो इनमें जो जाइगोट बन रहा है उसे पेरेंट किसी भी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर रहा
और दूसरा इनमें एम्ब्रियो स्टेज मुख्तलिफ है। इस बुनियाद पे हम कहते हैं ये प्लांट नहीं है। प्लांट जैसे जरूर है, ये प्लांट के इवन इंसेस्टर्स हैं, लेकिन प्लांट नहीं है। और दूसरा हमने देखा था इनमें टिश्यू लेवल भी नहीं है, जबकि प्लांट्स में बड़े एडवांस टिश्यूज हैं। हमने ना इन्हें 6 मेजर ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया है। प्रोटोजोआ को हमने 4 में किया था, इन्हें हमने 6 में किया। ये देखो, ये इनका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और साथ ही इनका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। और आप खुद देख सकते हो ये किस तरह से एक्सपोज है एनवायरनमेंट को, कि एनवायरनमेंट में कोई भी फैक्टर अगर इनके लिए नुकसानदेह है तो वो इनके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी सेक्स ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। जबकि प्लांट्स में हम पढ़ेंगे वहां बाकायदा प्रोटेक्शन होती है। ये ले जी, ये हमारे पास टेबल है जिसमें ये 6 ग्रुप्स हैं। सबसे सा पढ़ेंगे क्योंकि हमने सारा डिटेल पढ़ना है। टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, या अगर टेबल याद कर लोगे तो इनमें से किसी एक पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप डिटेल से लिख सकते हो। हमने ओवरऑल एलजी को ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैटेगराइज कर लिया। अब इनके अंदर भी जब आप मजीद देखते हो तो आपको 6 मेजर ग्रुप मिलते हैं। पहला यूग्लिनोफाइटा, जिनका कॉमन नेम है यूग्लिनोइड। नीचे ब्रैकेट्स में ना कॉमन नेम्स है, आपने कॉमन नेम्स इक्वली याद करने हैं, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है पायरोफाइटा, जिन्हें आप डायनोफ्लेजिलेट्स बोलते हो। क्राइसोफाइटा डाइएटम्स, फियोफाइटा ब्राउन एलजी, रूडोफाइटा रेड एलजी, क्लोरोफाइटा ग्रीन एलजी। इनके फीचर्स क्या है? कहते हैं यूग्लिनोफाइटा में एलजी हो, फ्लेजेला होता है मूवमेंट के लिए। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है आई स्पॉट, जिसकी मदद से ये सूरज की तरफ अपनी डायरेक्शन करके सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। डायनोफ्लेजिलेट से रोशनी निकलती है, दे गिव ऑफ लाइट। क्राइसोफाइटा कहते हैं ये थिन होते हैं, डेलिकेट सेल वॉल्स होती है, इस वजह से इनमें ग्लास लाइक अपीयरेंस आती है और इनकी वॉल में सिलिकॉन होती है। फिडोफाइटा कहते हैं शैलो, कम गहरे पानी में ग्रो करते हैं। रूडोफाइटा जो है वो डीप ओशन में ग्रो करते हैं। और क्लोरोफाइटा जो है कहते हैं ये असल में जो हमारे लैंड प्लांट्स है ना उनसे बहुत मिलते हैं। ये आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब ये पिगमेंट्स है, पढ़ लो, मैं एक एक को अलग अलग नहीं बताऊंगा, बल्कि हमने यहां लिखे ही कॉमन है, जो सब में कॉमन है। ए बी, कैरोटिनाइड कहीं बी नहीं है तो सी आ गया है, ठीक है। चीज यही है, क्लोरोफिल की टाइप्स है और कैरोटीन्स है। एग्जांपल्स आपने याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। यूग्लिना है, क्रेटियम है, डायटोमा है, एस्कोफाइलम है, पॉलिसिफोनिया है, वॉल्वक्स है। इसको बच्चों याद करो, रट्टा है, क्रैमिंग है, बार बार करो, स्टिकी नोट पे लिख लो, अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ने वाली जगह पे इसको वहां फिक्स कर दो, उठते बैठते देखते रहो बार बार, ताकि आपको याद रहे। पहला हमारे पास जो इसका सब ग्रुप है, इट इज यूग्लिनोफाइटा, या आप इन्हें जनरली यूग्लिनोइड्स कहते हो। कितने तकरीबन हम कहते हैं इनमें 1000 स्पीशीज होती हैं, यूनिसेलुलर भी और इक्वेटिक, यानी कि जितने भी यूग्लिनोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर हैं और इक्वेटिक हैं। और इनकी तकरीबन 1000 स्पीशीज हैं, जिनमें आप देखते हो फ्लेजेला की मदद से मोटिलिटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों के लिए। इनमें एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसे आप पैलिसल बोलते हो। ये जो फ्लेक्सिबल कवरिंग है ये सेल वॉल की तरह रिजिड नहीं है, ठीक। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, पैलिसल की फ्लेक्सिबिलिटी ही इनको फायदा देती है, क्योंकि जब इन्होंने मूव करना होता है तो उसके लिए इन्हें रिजिड नहीं, एक फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, जिसकी मदद से जब ये मूव करें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इनके लिए आसानी पैदा करे, ना कि रिजिड होके मुश्किल पैदा करे, ठीक है। इनमें आप देखते हो क्लोरोप्लास्ट भी है, जो कि प्लांट वाली खसूसियत है, और जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए और बी, ये भी होते हैं, ठीक। हाँ, कहते हैं कुछ मेंबर्स में क्लोरोप्लास्ट है और जिनमें फिर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बाकी के जो इक्वेटिक मेंबर्स हैं वो फिर एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन के थ्रू फूड हासिल करते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। ये देखिए जी, ये आपके पास उसने एक आउटर लेयर सी दिखाई हुई है यहां पे, जो कि पैलिसल है और ये फ्लेक्सिबल है, ठीक। ये वो स्पॉट है स्टिग्मा, जिसकी मदद से हमने अभी टेबल में पढ़ा, ये सनलाइट को डिटेक्ट करके सन की तरफ डायरेक्शन करते हैं ताकि इनमें फोटोसिंथेसिस हो। इस सब ग्रुप के अंदर जो बड़ा फेमस जीनस है ना वो है यूग्लिना, ठीक है, जो आपको जनरली कॉमन पॉन्ड्स और पूल्स में मिलता है। हमारे पास इसकी एक सिमुलेशन है, आइए सिमुलेशन में जरा ऑब्जर्व करते हैं। हमने चूंकि स्ट्रक्चर्स को डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए हम स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसको विजुलाइज करें कि ये स्ट्रक्चर हमें दिखता कैसा है। ये देखो, अब इसके अंदर अगर आप देखो
फ्लैजेलम है, सबसे पहले तो फ्लैजेलम को नोटिस करो, ठीक है। स्टिग्मा को नोटिस कर रहे हो? पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हाईलाइट करके देता हूं। फ्लैजेलम, स्टिग्मा, आई स्पॉट, ये वाला, ये बिल्कुल देखो जहां से फ्लैजेलम निकल रहा है उसके साथ पड़ा हुआ है, तो ये फिर फ्लैजेलम के साथ पड़े होने की वजह से जुगलीना को मदद देता है कि उस डायरेक्शन में ये मूव करे जहां सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है एक्स्ट्रा आने वाले पानी को रिमूव करने के लिए, ठीक। सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें। इन शॉर्ट कुछ इस तरह का ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज इनमें पाया जाने वाला आई स्पॉट, स्टिग्मा और फ्लैजेलम है। स्लाइड्स पे आते हैं। अगला हमारे पास ग्रुप है डायनोफ्लैजिलेट्स, इनका कॉमन नेम है, साइंटिफिकली हम इन्हें पायरोफाइटा बोलते हैं। इनमें ना इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनमें विरलिंग मूवमेंट है। विरलिंग मूवमेंट कहते हैं जब आप देखते हो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ इस तरह से मूव करता है आगे की डायरेक्शन में। जब आप इसकी बॉडी को देखते हो तो इसकी बॉडी में इस तरह से कंट्रैक्शन हो रही होती है, विरल कर रहा होता है, ठीक है। कैसे विरल करता है ये भी आपको समझ आ जाएगा। असल में ये जो इनके अंदर घूमती हुई कि पूरी बॉडी ऐसे घूमती घूमती आगे मूव करती है, इसे कहते हैं विरलिंग मूवमेंट। ये होती है इनमें पाए जाने वाले फ्लैजेला की मदद से। कहते हैं ये सब यूनिसेलुलर है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में। बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आगे बार बार नहीं पढ़ूंगा, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये आपने खुद अंडरस्टैंड कर लेना है। इनमें ना ये इनकी खसूसियत है कि दो फ्लैजेला होते हैं और यही दो फ्लैजेला इनमें वो विरलिंग मूवमेंट भी करवाते हैं, जहां ये अपने गिर्द भी घूम रहे होते हैं और साथ साथ घूमते घूमते आगे डायरेक्शन में भी जा रहे होते हैं। इनमें से ना एक फ्लैजेलम क्या करता है कि इस यूनिसेल को ना, यूनिसेलुलर है ना, एक सेल है, इसी को लपेट लेता है, इसी के राउंड लिपट जाता है और दूसरे वाला जो होता है वो फिर बाहर निकलता है। इमेजिन करो, खुद को अपने सामने रखो कि आपके दो फ्लैजेला हो और एक आपके राउंड घूम जाए और दूसरा ऐसे आपके परपेंडिकुलर निकला हो सामने की तरफ। ये है इनकी अरेंजमेंट कि एक ने एनसर्कल कर लिया, दूसरे वाला आ जाता है परपेंडिकुलर। अब वो जिसने एनसर्कल किया होता है ना, असल में ये उसकी बॉडी में रोटेशनल मूवमेंट करवाता है। मैंने बताया ना कि पूरा उनका जिस्म घूमता है और इसी दौरान जब उनकी पूरी बॉडी विरल कर रही होती है तो वो आगे भी मूव कर रहे होते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म की विरलिंग है ना, ये असल में मूवमेंट को जनरेट करती है और वो उस फ्लैजेलम की वजह से होती है जिसने बॉडी को एनसर्कल किया होता है। ये जब घूमता है तो पूरी बॉडी रोटेट करती है, उसमें रोटेशनल मूवमेंट आती है। और ये जो दूसरा परपेंडिकुलर फ्लैजेलम निकला होता है जो बाहर की तरफ होता है, ये फिर उस बॉडी को डायरेक्शन देता है कि इसने किस डायरेक्शन में जाना है। जरा इसको देखो, ये आपके पास देखो ओरिजिन है जहां से फ्लैजेलम निकल रहे हैं और जरा गौर कर रहे हो किस तरह से ये ब्लैक फ्लैजेलम यहां पीछे से जाता हुआ घूम के यहां से आ रहा है। तो ये वो फ्लैजेलम है जिसकी मूवमेंट से बॉडी घूमेगी और ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ फ्लैजेलम है दूसरा, इसने फिर उस घूमती हुई बॉडी को डायरेक्शन देनी है कि ये कहां मूव करे। आई होप आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि आपने समझ लिया है। कहते हैं ये तमाम ऑटोट्रोफ्स हैं, इनमें क्लोरोफिल ए भी है, सी भी है और कैरोटीन्स भी हैं, ये हमने टेबल में भी पढ़ा। कुछ जो इनकी स्पीशीज हैं वो पैरासिटिक भी होती हैं। एग्जांपल्स हमने देख लेनी है, आपके पास यहां एग्जांपल दी हुई है सेरेटियम हिरुंडिनेला, ठीक है। थोड़े से टफ होते हैं लेकिन एटलीस्ट इतना अच्छे से पढ़ा हो कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आए ना तो आपको लफ्ज का पहचान हो कि ये मैंने डायनोफ्लैजिलेट में पढ़े। आगे देखो हमारे पास है क्राइसोफाइटा, डाई एटम्स। इनका कॉमन नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कलर की वजह से। कहते हैं ये आपके पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है बेसिकली और यूनिसेलुलर होते हैं। इनकी खसूसियत इनका गोल्डन ब्राउन कलर होता है जो कि क्लोरोफिल ए सी, और इनके पास एक स्पेशली एसेसरी पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, इसकी वजह से इनमें गोल्डन कलर आता है। कहते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपनी फोटोसिंथेसिस एबिलिटी की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ना सिर्फ एक्वेटिक, ओवरऑल टेरेस्ट्रियल भी, ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने जब भी फोटोसिंथेसिस की बात की होती है तो हमारे ज़हनों में प्लांट्स को डाला जाता है कि प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हमारा आमना सामना ज्यादा है। हमें यही पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका मेजर सोर्स प्लांट है। लेकिन आप लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी, ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखो तो प्लांट से ज्यादा एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनका ऑक्सीजन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहते हैं इनमें से ज्यादातर जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं?
ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक यानी यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ना दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वो जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर है और अपना फूड खुद बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। हम कहते हैं ये प्लांट्स की तरह के हैं, खुद अपना फूड बना रहे हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स की तरह है, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, गेस करो उन्हें हम क्या कहते होंगे? ज़ूप्लैंक्टन। तो ये जो है ये फाइटोप्लैंक्टन है, तो इनकी फूड चेन में बड़ी अहमियत है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये जो डाई एटम्स है ना, इनकी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियत है, और वो ये है कि इनके अंदर जो सेल वॉल होती है ना, वो दो हिस्सों में होती है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि दो हिस्से होते हैं, और ये आपस में आप देखते हो कि इनमें दोनों हिस्से ओवरलैप किए होते हैं। कहते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपने दो पेट्री डिशेस को आपस में मिला दिया हो। आई होप कि आप पेट्री डिश को अंडरस्टैंड करते हो, नहीं तो आपने कल सुबह जाना है अपनी बायोलॉजी की लैब में, वहां आपको पेट्री डिश मिल जाएंगी। यूं आपके पास प्लेट्स होती हैं, आपके पास एक प्लेट इस तरह होती है, दूसरी को आप ऊपर फिट करते हो, और अंदर आपने अपना मीडियम रखा होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाए होते हैं। तो कहते हैं जैसे पेट्री डिश की दो प्लेट्स फिट होती है ना, ऐसे ही आप इनमें देखते हो कि इनकी जो सेल वॉल के दो हाफ्स हैं वो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, जिसकी मदद से जब फिटिंग होती है तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स देते हैं, और हमें कुछ इस तरह के समुद्र में स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें देख के हम बड़े फैसिनेट होते हैं। कहते हैं इनकी सेल वॉल में पेक्टिन और सिलिका जैसे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अगला ग्रुप है जी ब्राउन एल्गी फियोफाइटा। ये भी एक नुमाया ग्रुप है एल्गी का। ये सी में सी वीड्स बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सी वीड क्या है? ये आप कह लो सी फूड है। ये देखो, ठीक है, बाज जगहों पे हम सी वीड में प्लांट्स को भी ऐड करते हैं, बाज में हमने सिर्फ जिक्र किया होता है कि ये जो सी वीड है ये असल में एल्गी होते हैं, जिनको फिर आगे सीड के फूड के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सी वीड्स हैं। कहते हैं इनमें कोई यूनिसेलुलर या कनूलियल फॉर्म हमें नहीं मिली अभी तक, हमारे इल्म के मुताबिक जो ब्राउन एल्गी है ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल फॉर्म में नहीं है। तो इससे खुद ही अंदाजा लगा लो, अगर ये अकेला है तो इसका मतलब है ब्राउन एल्गी बड़े होते हैं, ये उस तरह से बाकियों की तरह छोटे नहीं है। ठीक, कहते हैं ये आपको ठंडे समुद्र के पानी में, कोल्डर मैरीन वाटर में मिलते हैं। इनमें ब्राउन कलर होता है, इसलिए हमने ये नाम दिया, और ब्राउन कलर इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है, और साथ ही इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी है। कहते हैं सबसे बड़ी जो ब्राउन एल्गी है वो है केल्प। तो गेस करो, एक एक्सेप्शनल चीज आ गई, तो इसका मतलब है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन है। तमाम ब्राउन एल्गी में सबसे बड़ी केल्प। कितनी बड़ी है जरा देखो, 70 मीटर का मतलब होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो 3.3 से, तो आपको फीट में ये वैल्यू आएगी, जो कि 220 से ऊपर होगी, 220 फुट से। तो ये अच्छी खासी है। कहते हैं जब आप इसकी बॉडी को देखते हो तो आपको वहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, जिन्हें हम ब्लेड कहते हैं। समझाया था ना कि इनकी जो थैलस है उनमें एग्जैक्ट लीफ स्टेम रूट नहीं है, लेकिन उन जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से एक का काम फोटोसिंथेसिस, दूसरे का काम स्पोर्ट देना, तीसरे का काम एब्जॉर्प्शन करना। तो वो जो इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लेड्स। जो स्टेम लाइक है इन्हें हम कहते हैं स्टाइफ्स, और जो रूट लाइक है जो इन्हें एंकर करते हैं उन्हें हम कहते हैं होल्ड फास्ट। एंड गेस व्हाट, ये तीनों आपके पास जो वर्ड्स हैं, ब्लेड, स्टाइफ्स, होल्ड फास्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कहते हैं इनमें आप देखते हो ट्रू टिश्यू नहीं है, चाहे बहुत बड़े हैं स्ट्रक्चर में, और लीफ की तरह के, स्टेम की तरह के, रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट ट्री स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ना ट्री स्ट्रक्चर है ना बॉडीज है, ऑर्गन्स हैं। तो ये जो पूरी इनकी बॉडी है इसे फिर हम थैलस कहते हैं। थैलस वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ट्रू लीव्स, रूट्स या स्टेम की तरह डिफरेंशिएशन नहीं होती। ठीक है, कहते हैं ये आपके पास मेरीन एनिमल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है, और समझ आती है। ये हमारा लास्ट है जी, नहीं दो रहते हैं। आगे है जी रेड एल्गी, रुडोफाइटा। रेड एल्गी जो है ये आपके पास मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में है, लेकिन आप साथ देख सकते हो कि 95% तक ये मैरीन वाटर में होते हैं, 5% इनकी जो पॉपुलेशन है वो फ्रेश वाटर में होते हैं। इनमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनका पिगमेंट है वो है फाइकोएरिथ्रिन, जो इन्हें असल में रेड कलर देता है, जिस वजह से ये रेड नजर आते हैं, और हम इन्हें रेड एल्गी कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्लोरोफिल ए और सी भी है।
लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो, याद कर लो, क्लोरोफिल बी इनमें एब्सेंट होता है। कहते हैं जो इनमें बेजल होल्ड फास्ट यानी कि जो रूट्स हैं वो खास तौर पे इस तरह से अरेंज होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं या बनती हैं कि वो एलजी को किसी सरफेस के साथ, चाहे वो पथरीली सरफेस ही है, उसके साथ अटैच करवाती हैं। ये देखो दिखने में खूबसूरत है। कहते हैं ये जो है ना रेड एलजी, ये समुद्रों में कोरल रीफ बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहां आप देखते हो कि इनकी कुछ स्पीशीज में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिस वजह से कोरल रीफ बनाते हैं। अब आते हैं जरा सिमुलेशन पे। कोरल है ना, असल में ये मेजर कंपोनेंट है कोरल रीफ में, लेकिन कोरल रीफ जो है वो पूरा एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाता है, जहां पे फिर सिर्फ कोरल नहीं रहते बल्कि बाकी के ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। एक तरह से ये उनके लिए शेल्टर है, रहने की जगह है, ब्रीडिंग प्लेस है, फीडिंग प्लेस है। तो यहां फिर आप देखते हो कोरल्स के साथ साथ ना ये रेड एल्जी भी होते हैं, इसलिए वहां पे मैंने मेंशन किया कि कोरल रीफ बनाने में इनका भी बड़ा नुमाया रोल है। उसकी वजह यह है कि ये जो आपके पास यहां पे चट्टानें बनती है ना, ये असल में कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो कहते हैं रेड एल्जी में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप खुद देखो, ये जो आपके पास पथरीला सा सरफेस पे पथरीली सी जगह बनती है समुद्र की तह में, मछलियों के लिए ये एक अच्छी ब्रीडिंग प्लेस है, छुपने की जगह है शिकारियों से, खाने की जगह है, शिकार करने की जगह है, ब्रीडिंग की जगह है। तो ये आपके पास समुद्र के नीचे जो इस तरह की छोटी छोटी चट्टानें नजर आ रही होती है, ये असल में होते हैं कोरल रीफ बने। ये कोरल पॉलिप के होते हैं, ये एक एनिमल किंगडम में आ जाता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे कहते हैं साथ ही आपके पास रेड एल्जी भी आए। होप ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये रेड एल्जी ही है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। एडिशनली कहता है कि कोरल रीफ बनाने के साथ साथ, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें इनसे एगर और कैरागीनन जैसे कुछ केमिकल कंपाउंड भी मिलते हैं जिन्हें आप डिफरेंट मकसद के लिए यूज करते हो। ये जो एगर है ना, इसको हम लैब के अंदर एज ए मीडियम यूज करते हैं। आप अक्सर देखोगे आपकी पेट्री डिश के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेमी सॉलिड सा, जिसमें आपने बैक्टीरिया ग्रो करवाए होते हैं, वो एगर मीडियम होता है, उसमें एगर होती है। ठीक है, ये जो कैरागीनन है इसे आप अक्सर फूड इंडस्ट्री में यूज करते हो अपने फूड को जेल लाइक अपीयरेंस देने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ताकि वो बहुत सॉफ्ट ना रहे, थोड़ा सी जेल लाइक सेमी सॉलिड उसमें स्ट्रक्चर आ जाए। ठीक है, लास्ट हमारे पास है क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी। कहता है ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे डाइवर्स ग्रुप है एल्जी का। अंडरलाइन करो, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ज्यादातर स्पीशीज फ्रेश वाटर में होती हैं, तकरीबन 90%। बाकी की 10% हमें मैरीन वाटर में मिलती हैं या लैंड के ऊपर मॉइस्ट प्लेसेस में। ये हमें यूनिसेलुलर फॉर्म में भी मिलेगा, अकेला सेल होगा, कॉलोनियल फॉर्म में भी होगा जहां पे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलकर कॉलोनी बनाएंगे, या हमें फिलामेंट शेप में भी मिलेगा जहां पे सेल्स मिलके फिलामेंट बनाते हैं। आगे मैंने इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। या फिर प्रॉपर एक बड़ी शीट लाइक बॉडी में मिलता है। कहते हैं जो ग्रीन एल्जी है ना, इनके बारे में हम क्या कहते हैं, यकीन के साथ कहते हैं, वसूख के साथ कहते हैं कि ये असल में प्लांट्स के एंसेस्टर हैं, क्योंकि ये प्लांट लाइक एंड में बहुत सारे फीचर प्लांट से मिलते हैं। तो हम कहते हैं असल में प्लांट माजी में कहीं इनसे बने होंगे। ठीक है, पिगमेंट्स तो है ही है। जरा ये देखो, जैसे प्लांट्स अपने अंदर स्टार्च की शक्ल में फूड स्टोर करते हैं, ये भी स्टार्च की शक्ल में ही फूड स्टोर करते हैं। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की। जैसे प्लांट में क्लोरोफिल ए और बी है, इनके पास भी होते हैं। तो अच्छी खासी सिमिलैरिटीज हैं। ये देखो, ये अब आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल है। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले तो कॉलोनी बना दी, वॉल्वैक्स आ गया। ठीक है, स्पायरोजायरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर 10 में जहां फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे वहां इसका जिक्र आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पायरोजायरा उल्वा है, शीट लाइक। ठीक है, आगे हमारा जो थर्ड ग्रुप है वो है फंगस लाइक, जिसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा लेंथी हो गया था, लेकिन है सिंपल सा, इसलिए हमने एक ही गो में किया है। याद करो, इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपने इनको शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए तो पढ़ना है। किताब को पढ़ते वक्त इन्हें बार बार पढ़ के याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा से ज्यादा काम करो ताकि ये चैप्टर आपको याद रहे। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बच्चों